कुछ लिखावटें ऐसी होती हैं कि इंसान की ज़िंदगी बदल देती हैं। ऐसी ही एक अनजानी लिखावट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। ये बात उन दिनों की है जब मुझे नौकरी पर जाते हुए कुछ ही महीने गुजरे थे और कुछ दिनों से मेरे साथ एक बहुत ही अजीब हादसा पेश हो रहा था। मैं जब भी ऑफिस से घर आता मेरे दरवाजे पर एक खत पड़ा मिला होता। पहले दिन तो मुझे लगा शायद कोई पोस्टमैन फेंक गया है। मैंने वो इनवलप उठाकर देखा तो उस पर मेरा ही नाम लिखा था, लेकिन घर का पता नहीं लिखा हुआ था। मुझे शक अपनी आस पड़ोस की लड़कियों पर हुआ था कि हो सकता है मेरी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होकर, मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर ये खत मुझे किसी लड़की ने लिखा हो। मैंने सावधान नज़रों से दाएं बाएं देखा और खत उठाकर जेब में डाल लिया और घर के अंदर चला गया। खाना खाने के फौरन बाद मैं अपने कमरे में चला गया था और जल्दी से वो खत जेब से निकाला और धड़कते दिल के साथ पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो कोई मोहब्बत भरा खत नहीं था, बस उस पर कुछ ही लाइनें लिखी हुई थीं कि रात के 12 बजे तुम्हें कुछ मिलने वाला है। मैंने सोचा शायद किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा है, शायद मोहल्ले के बच्चों की शरारत है। मैंने वो खत डस्टबिन में डाला और सोने के लिए लेट गया। लेकिन ठीक 12 बजे मेरे घर के दरवाजे की बेल बजी थी। मेरी माँ ने ही दरवाज़ा खोला था। फिर वो मेरे कमरे में आई और मुझे जगाने लगी कि रियान देखो, ये तुम्हारे नाम कोई लेटर आया है। मैं उठकर बैठ गया। मैंने नींद से चूर आंखों से उस लिफाफे को देखा था। माँ, इस वक्त भी कोई डाक आती है? कौन देकर गया है ये? मुझे अपनी नींद में डिस्टर्ब होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, इसलिए मैंने बहुत ही गुस्से और बेजारी से माँ के हाथ से वो इन्वेलप लिया था। माँ कहने लगी, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बस ये ज़मीन पर गिरा हुआ था, कोई इंसान वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने झुंझलाहट से इन्वेलप खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसमें तो कई हजार के नोट थे। मैंने जल्दी से उलट पुलट कर देखा, इन्वेलप पर मेरा ही नाम लिखा हुआ था, इसलिए शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मैं तो खुश हो गया। पैसे गिने तो पूरे 25,000 थे। माँ को मैंने यही बताया कि ये मेरे दोस्त ने भेजे हैं, उसने मुझसे उधार लिए थे। फिर कुछ दिनों बाद मुझे ये खबर मिली कि मुझे कल प्रमोशन मिल जाएगी। मैं अब भी कुछ अविश्वास सा था, लेकिन होश तो मेरे ऑफिस में जाकर उड़े थे जब सर ने मुझे प्रमोशन की खुशखबरी सुनाई और मेरी तनख्वाह भी डबल हो चुकी थी। पूरे स्टाफ ने मुझे मुबारकबाद दी थी, लेकिन मेरी हालत तो ख़राब हो रही थी। ये बात तो बड़ी ही अजीब सी थी। भला मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, ये ख़त भेजने वाले को कैसे पता चलता था? उसके बाद गैर महसूस तरीके से मुझे अगले ख़त का भी इंतज़ार था। 2 दिन के बाद मुझे ख़त मिला। मैंने बड़ी जल्दबाजी से ख़त उठाकर अपनी जेब में डाला और सीधा कमरे में चला गया। खाना भी नहीं खाया था। कमरा बंद करके जल्दी से ख़त खोला। इस बार मुझे ये कहा गया था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे रिश्ते के लिए कल लड़की देखने जाएंगी। मैंने ख़त पढ़कर दराज में रख दिया। कपड़े बदल के बाहर आया तो मेरी माँ खाना टेबल पर रख रही थी। खाने के बीच ही उन्होंने मुझसे कहा कि कल मैं तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रही हूँ। सुना है काफ़ी अच्छी खूबसूरत लड़की है। अगर लड़की मुझे पसंद आई तो मैं उसे पसंद कराऊंगी और रिश्ता भी डन कर दूंगी। मैं पानी पी रहा था और पानी एकदम मेरे गले में फंस गया था। मुझे खांसी आने लगी थी। कुछ देर में मेरी तबीयत संभल गई, लेकिन मेरा दिल तो जोरों से धड़क रहा था। ये कौन था जिसे मेरी जिंदगी में आने वाले हर हादसे की खबर थी? मेरी माँ लड़की देखने चली गई। उन्हें लड़की भी पसंद आई और रिश्ता भी तय हो चुका था। लेकिन शादी कुछ महीने बाद तय हुई थी। जिस दिन मेरा रिश्ता तय हुआ उससे एक दिन पहले ही मिठाई का डिब्बा मुझे किसी सर्विस करने वाले लड़के से प्राप्त हुआ था। मैंने उससे पूछा, ये किसने भेजा है? तो उसने कहा, हमें नहीं मालूम, हमें बस आपका एड्रेस दिया गया था। मैंने पूछा, ऑर्डर देने वाली लड़की थी या लड़का? तो वो मर्द मुस्कुराने लगा, कहने लगा, हमें बताने से मना किया गया है। ये कहकर वो चला गया, रुका नहीं था। मुझे अब उस खत वाले को देखने और ढूंढने की एक नेचुरल सी इच्छा होने लगी थी। कौन है जो मेरे आने वाले हर पल की खबर रखता है? मेरा रिश्ता बाद में तय हुआ और खत वाले ने मिठाई पहले भेज दी थी। अब तो मेरी उत्सुकता और भी बढ़ने लगी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि ये जान सकूं आखिर मुझे खत कौन भेजता है, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। एक दिन मेरे सर में दर्द था। मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी कर ली और घर आ गया। घर आया तो दरवाजे पर आज फिर से खत पड़ा हुआ था। मैंने वो खत उठाकर जेब में डाला और अंदर कमरे में आकर देखा तो उस पर लिखा था, कल आपको बुखार हो जाएगा। और अगले दिन ऐसा ही हुआ था। सुबह जब मैं उठा तो बुखार से तप रहा था। अब तो मुझे उस खत वाले से भी डर लगने लगा था। मैं थोड़ा सा सावधान भी रहने लगा था। हर वक्त ये खत वाला मेरे होशो हवासों पर छाने लगा था। अब तक कि उसकी हर लिखावट मेरे साथ सच साबित हो रही थी। लेकिन उसके अगले खत ने तो मुझे दहलाकर रख दिया था, क्योंकि इस बार खत में लिखा था कि रात के 12 बजे तुम्हारे एक बेटी पैदा होगी और तुम्हें मिल जाएगी।
मेरा दिमाग तो घूम कर रह गया था। ये कैसे मुमकिन था? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, फिर भला मेरी बेटी कैसे पैदा हो सकती थी? रात के 12 बजे तक का समय मैंने जले पांव की बिल्ली बनकर बेचैनी से काटा था। अब तक उस खत वाले की सारी बातें सच साबित हुई थीं और मुझे पूरा विश्वास था कि रात के 12 बजे कुछ न कुछ जरूर गलत होने वाला है। अब जैसे ही रात के 12 बजे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागा था। जब दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन फिसल गई थी। मैंने देखा छोटे से काट पर एक बच्चा लेटा हुआ है और वो रो रहा है। बच्चा पिंक रंग के कंबल में लिपटा हुआ था। मेरा दिल उस वक्त जोर से धड़क उठा था। मैंने पूरी गली में नज़र दौड़ाई, लेकिन पूरी गली सुनसान पड़ी थी। मैं ये नहीं देख पाया कि कौन इस बच्चे को यहाँ रखकर जा चुका है। मैं ये सोचने लगा कहीं मुझे किसी नाजायज केस में फंसाने की साजिश ना हो। पहले तो सोचा दरवाज़ा बंद कर लूं, मेरी बला से जो मर्जी इस बच्चे को उठाकर ले जाए। लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद करना चाहा, उस बच्चे का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और उस बच्चे को देखकर पता नहीं क्यों मेरे हाथ खुद ब खुद रुक गए थे। मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। वो बच्चा आंसुओं से रो रहा था। बच्चे की उम्र यही कोई 1 महीना थी। मेरा दिल अब इतना भी सख्त नहीं था कि एक मासूम बच्चे को सुनसान गली में अकेला छोड़ देता, जहाँ कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ें आ रही थीं। दिल में आया कहीं ये मासूम किसी जानवर का शिकार न बन जाए। ये सोचकर ही मेरा दिल दहल उठा था। मैंने वो काट उठाई और उसे अंदर ले आया। उसके रोने की आवाज़ पर मेरी माँ भी उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई। मुझे हैरत से देखने लगी कि रियान, ये किसका बच्चा उठाकर ले आए हो, वो भी रात के समय? कहने लगी, रियान ये बच्चा किसका है? मैंने कहा शायद ये कोई बच्ची है और इस वक्त भूखी है। इसे कोई हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ गया है। मुझे इसके रोने की आवाज़ सुनाई दी थी तो मैं इसे अंदर ले आया। मेरी माँ मेरी ये बात सुनकर मुझे गुस्से से घूरने लगी। कहने लगी, ना जाने किसकी नाजायज औलाद होगी और वो रात के इस अंधेरे में यहाँ हमारे दरवाजे पर छोड़ गया है, और एक तुम हो कि इस मुसीबत को अंदर ले आए। ये भी हो सकता है रियान की कोई औरत अस्पताल से बच्चा चुराकर भाग रही हो, उसके पीछे पुलिस पड़ी हो तो उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए ये बच्चा हमारे दरवाजे पर रख दिया हो। सोचो, इस तरह तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। माँ की बात सुनकर तो मेरे सारे तबक रोशन हो गए थे। मुझे वो सारे खत याद आने लगे। फिर ये ख्याल भी सताने लगा कि हो सकता है सारे खत और ये बच्ची मुझे किसी केस में फंसाने के लिए ही ना दी गई हो। अब तो मैं बुरी तरह घबरा गया था। मेरे पूरे शरीर से पसीना छूट गया था। फिर ये भी ख्याल आया कि मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर कोई मुझे क्यों फंसाएगा। मैंने अपनी माँ से कहा, फिलहाल तो इसे कुछ दूध पिला दें, ये भूखी लग रही है। सुबह मैं इसे पुलिस स्टेशन छोड़ आऊँगा। रात भर उस बच्ची को मेरी माँ ने ही संभाला था। सुबह जब मैंने बच्ची को गोद में लिया तो माँ ने बताया ये एक लड़की ही है। मैं उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच गया। मैंने सारी बात पुलिस इंस्पेक्टर को बता दी। वो बच्ची को अजीब सी नज़रों से देखने लगा और ना जाने क्यों मेरा दिल अनजाने डर से धड़क उठा था। मैंने बहुत से ऐसे केस सुन रखे थे कि हवस के पुजारी एक दिन की बच्ची को भी नहीं छोड़ते। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम इस बच्ची को यहीं छोड़ दो, जब इसके घर वालों का पता लगेगा हम इस बच्ची को उसके माँ बाप के हवाले कर देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ, मेरी माँ इसका ध्यान रख लेंगी। आप मेरा फ़ोन नंबर ले लें, अगर इसका कोई घर वाला मिले, कोई जानकारी मिलती है तो मुझे बुला लीजिएगा। जरा सी बहस के बाद वो इंस्पेक्टर मान गया था। मैं उस नन्ही मुन्नी सी गुड़िया को अपने साथ लेकर घर आ गया। मेरी गोद में बच्ची देखकर मेरी माँ मेरे ऊपर फिर से चिल्लाने लगी कि तुम इसे वापस क्यों ले आए। मेरी कोई भी दलील वो सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने कहा, मैं इसे सिर्फ उस समय तक अपने साथ लेकर आया हूँ जब तक कि इसके घर वाले नहीं मिल जाते। मैं इस बच्ची को इसके असल हकदार को ही दूंगा, किसी भी अरे गहरे हाथ में नहीं दूंगा। मैंने अटल अंदाज में कहा तो मेरी माँ भी चुप हो गई। अब मैं एक इरादा कर चुका था कि मैं उस खत वाले को ढूंढ कर ही रहूँगा। मैंने घर के बाहर एक खुफिया कैमरा भी लगवा दिया, क्योंकि वो खत जो मुझे प्राप्त होते थे उन पर कोई भी डाक स्टाम्प नहीं लगी होती थी, सादा सा एनवलप होता था। इसलिए खत भेजने वाला जो कोई भी था वो खत खुद ही फेंक कर जाता था, या वो जिसके जरिए ये काम करवाता था, अगर मैं उस तक भी पहुंच जाता तब भी असल इंसान को ढूंढ सकता था। मेरे दिल में बहुत से सवाल थे जिनके जवाब मुझे चाहिए थे। वो कैसे मेरे बारे में 100% सही बातें जानता था, और फिर उस बच्ची को मेरी बेटी क्यों कहा, जबकि वो मेरी बेटी नहीं थी। ना तो मेरी शादी हुई थी और ना मेरा किसी से कोई चक्कर था। मैंने बाहर लगे कैमरे का कनेक्शन अपने मोबाइल से कनेक्ट करवाया था ताकि अपने मोबाइल पर देख सकूं।
एक दिन पूरा गुजर गया, 2 दिन भी गुजर गए, लेकिन ना खत आया, ना ही कोई ऐसा आदमी गली में नजर आया जिस पर मैं शक करता। मेरी माँ अलग मेरे पीछे लगी हुई थी कि इस बच्ची को या तो पुलिस के हवाले कर दो या किसी अनाथ आश्रम में भिजवा दो। मैं इस उम्र में बच्चों की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। ऊपर से मेरी शादी के दिन भी करीब आ रहे थे। मेरी माँ को ये चिंता खाए जा रही थी कि अगर मेरे ससुराल वालों के सामने बच्ची के बारे में क्या कहेंगी। जाहिर है वो भी यही बताएंगे कि बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में भेज दिया जाए। कुछ दिन बीत चुके थे और मुझे उस इंसान का सुराग नहीं मिल सका था। दूसरा, मैं खुद से पुलिस स्टेशन के कई चक्कर लगा चुका था, लेकिन उस बच्ची का कोई भी घरवाला नहीं मिला था। मेरी शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, वैसे वैसे मेरी परेशानी भी बढ़ने लगी थी। मेरी नई नवेली दुल्हन मानसी कहाँ एक बच्चे को घर में बर्दाश्त कर सकती थी। यही सोचकर मैं बेहद परेशान था कि क्या करूं क्या ना करूं। धीरे धीरे करके मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि उन लोगों से कुछ समय के लिए ये कह दें कि ये बच्ची हमारे किसी अपने रिश्तेदार की है, अनाथ हो गई है, तो हमने इसे अपने पास रख लिया है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे गुस्से से घूरने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। मुझे भी अब उस बच्ची से पता नहीं क्यों एक लगाव सा हो गया था। घर आता तो 2-2 3-3 घंटे उस बच्ची के साथ जरूर गुजारता था। बड़ी खूबसूरत सी जापानी गुड़िया जैसी लगती थी। पता नहीं क्यों उस बच्ची के नाक नक्श भी मेरे जैसे ही थे। जब वो मुझे देखकर मुस्कुराती तो मुझे उस पर बेहद प्यार सा आने लगता। ना जाने क्यों मैं उसे अपने सीने से लगाए बिना नहीं रह पाता था। पिछले 2 महीने से वो हमारे पास थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि सच में ये मेरी ही बेटी है। विदाई के बाद मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपनी पत्नी मानसी की थी। उसका रिएक्शन पता नहीं बच्ची के लिए कैसा होगा। सुहागरात के कमरे में जाते ही मैंने सबसे पहले मानसी को मुंह दिखाई दी, उसकी तारीफ भी की, जो कि उसका हक था। कि तभी बाहर से बच्ची के रोने की आवाज पर मैं एकदम चौंक सा गया था, लेकिन बाहर जाने से खुद को रोके रखा कि कहीं मेरी तड़प पर मेरी पत्नी कोई गलत मतलब ना निकाल ले। मुझे उस बच्ची से लगाव था, लेकिन कहीं मानसी ये न समझ ले कि वो सच में मेरी ही बेटी है और हमने झूठ बोलकर शादी की है। इसलिए खुद को लापरवाह साबित करने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि बच्ची की रोने की आवाज़ से मैं इतना डिस्टर्ब हो रहा था कि मानसी से प्यार मोहब्बत के 2 बोल भी नहीं बोल पा रहा था। वो मेरी हालत को शायद समझ गई थी। कहने लगी, रियान, ये बच्ची क्यों रो रही है? मैंने उसे वही झूठी कहानी सुना दी जो मैंने अपनी माँ को सबको सुनाने के लिए कही थी। मुझे हैरत हुई जब मानसी ने कहा कि उस बच्ची को मेरे पास ले आओ, मैं उसे देख लेती हूँ कि उसे क्या परेशानी है। मेरा दिल भी उस बच्ची के लिए तड़प रहा था। इसलिए मानसी से इजाज़त मिलते ही मैं अपनी माँ के कमरे में पहुँच गया। मेरी माँ उसको गोद में लिए कमरे में इधर उधर टहल रही थीं, उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थीं। मैंने कहा, क्या हुआ है इसे, क्यों रो रही है? ये कहते हुए मैंने बच्ची को माँ की गोद से ले लिया था। वो कहने लगी, मुझे क्या पता, इतना समय गुजर गया बच्चों को संभाले हुए। बेटी भी यहाँ नहीं रहती, साल में कभी कभी ही आती है। अगर वो मेरे पास होती तो मैं उसके बच्चों को संभालती, तो इस बच्ची का मसला भी समझ आ जाता। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपने कमरे में जाओ, ये खुद ही सो जाएगी। मेरी माँ ने उसे मेरी गोद से लेना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे पास आकर वो बच्ची रोना कम कर चुकी थी। मैंने कहा, मैं इसे सुलाकर आपको दे जाऊंगा। वो कहने लगी, लेकिन मानसी क्या सोचेगी कि मुझे छोड़कर बच्ची को संभाल रहे हो? तुम रहने दो, मैं इसे संभाल लूंगी। मैंने कहा, मानसी बहुत अच्छी है, मुझे उसी ने कहा है कि बच्ची को अंदर ले आओ। ये कहकर मैं बच्ची को अपने कमरे में ले आया। उसे देखकर मानसी ने उसे लपक कर पकड़ा था और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो बच्ची भी उसके पास जाकर चुप सी हो गई थी। मुझे ना जाने क्यों ये सब देखकर हैरत का झटका सा लगा था, और वजह थी कि मेरी पत्नी मानसी ने उसे जिस तरह मेरे हाथों से छीना था और गले से लगा लिया था। कभी मानसी उसे सीने से लगाती तो कभी बुरी तरह उसे चूमने लगती। एक अजनबी बच्ची के लिए उसके जज्बात मुझे कुछ अजीब से लग रहे थे। वो बच्ची भी उसकी गोद में जाते यूं चुप हो गई जैसे उसकी गोद की आदत हो। मैंने खुद को ऐसे ख्यालातों से झटका था और उसके पास बैठ गया। 15-20 मिनट में वो बच्ची मानसी की गोद में सो चुकी थी। फिर मानसी पूछने लगी, इसका नाम क्या है? मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। पिछले 2 महीने में मैंने और मेरी माँ ने ये तक नहीं सोचा था कि इसका कुछ नाम भी रख दें। मैंने नाम में सिर हिला दिया। वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, इतनी प्यारी और मासूम सी बच्ची है, इसका नाम तो आयशा होना चाहिए। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। मेरी पत्नी ने उस बच्ची का नाम आयशा रख दिया। थोड़ी देर में जब आयशा गहरी नींद सो गई तो मैं उसे अपनी माँ के कमरे में छोड़ आया। मेरी पत्नी मानसी जितनी देखने की खूबसूरत थी, उतनी ही सॉफ्ट नेचर की भी मालिक थी।
अगली सुबह जब मेरी आँख खुली, मानसी कमरे में नहीं थी। मैं तैयार होकर कमरे से निकला तो वो नई फैंसी साड़ी पहने सजी सबरी बैठी हुई थी, लेकिन बच्ची उसकी गोद में थी और वो उसे फीडर पिला रही थी। कुछ ही दिन में बच्ची की पूरी जिम्मेदारी उसने बिना किसी के कहे खुद ही संभाल ली थी। घर को भी बहुत ही अच्छे से संभाल रखा था। मेरी माँ तो मानसी जैसी बहू पाकर निहाल हो उठी थीं। हर वक्त अपनी बहू के गुणगान करती रहती। मानसी सच में बहुत ही अच्छी बहू साबित हुई थी, साथ ही साथ वो एक बहुत ही अच्छी पत्नी भी। लेकिन आयशा के मामले में वो कभी भी लापरवाही नहीं करती थी। इसलिए मुझे खुश होने के बजाय हैरत हो रही थी कि ये दिन तो पति पत्नी के एक दूसरे की संगत में गुजारने के होते हैं, और वो बच्ची में ही उलझी रहती थी। लेकिन मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा। मुझे हैरत तो उस समय हुई जब शादी के 15 दिन बाद ही मानसी उस बच्चे को अपने कमरे में सुलाने लगी। मुझसे कहने लगी, मम्मी जी बीमार रहती हैं और आयशा रात को उन्हें बहुत तंग करती है। जो वजह मानसी ने बताई, मैं उसे सुनकर चुप सा हो गया था। वो आयशा को यूं संभालती जैसे उसकी सगी माँ हो। और होश तो मेरे उस समय उड़े जब मैं एक बार अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था तो मेरे हाथ मानसी की एक डायरी लग गई जिस पर कुछ शेर और कविताएं लिखी हुई थीं। उसकी लिखावट देखकर मेरा माथा ठिठक गया था। मानसी की लिखाई बिल्कुल उस खत की लिखाई से मिलती जुलती थी। मैंने जल्दी से अपना कवर्ड खोला और वो खत निकालकर लिखाई मिलाने लगा। जैसे जैसे मैं शब्दों को देख रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। मतलब वो खत मानसी मुझे लिखती थी। मानसी मुझे पहले से जानती थी, और वो बच्ची। और जो बात मेरे दिमाग में आई, मेरे सर पर आसमान गिर सा गया था। दिल में अजीब से डर सर उठाने लगे थे। मेरा जी अचानक से घबराने लगा। आयशा के साथ मानसी का प्यार देखकर लगता था जैसे वो उसकी अपनी बच्ची हो। सोच सोच कर मेरे दिमाग की नसें खिंचने लगी थीं। मेरे दिल में अजीब सी उलझन भरने लगी थी। कौन थी मानसी और आयशा? उसका रिश्ता क्या था उसके साथ? अगर वो सच में मानसी की बेटी थी तो उसने मुझे क्यों दी? क्या उसका किसी से चक्कर था और आयशा उसकी नाजायज औलाद थी जिसे उसने मेरे सर थोप दिया था? इस सोच ने तो मेरा सुख चैन छीन लिया था। मुझे सांस लेते हुए भी घुटन का एहसास होने लगा था। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया गया था। लेकिन एक लिखाई से ये बात साबित नहीं हो सकती थी कि आयशा मानसी की अपनी बच्ची है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की लिखाई आपस में मैच हो सकती है। शायद मैं खुद को झूठी तसल्लियों से बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लगा शायद मेरे अंदर कोई चीज क्षण से टूट गई हो। मैं अब चुप चुप सा रहने लगा था। हालांकि मानसी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन मैं जब भी उसे आयशा से प्यार करते देखता, मुझे ना जाने क्यों एक जलन सी होने लगती थी। अजीबोगरीब तरह के ख्यालात आने लगते। एक बार अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने मानसी से कहा कि ये बच्ची हमारी सगी नहीं है। आज नहीं तो कल जब हमारे अपने बच्चे होंगे तो हम आयशा को वो प्यार नहीं दे सकेंगे जो इसे अब दे रहे हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि किसी बेऔलाद जोड़े को दे दूँ। मेरी बात सुनकर मानसी की रंगत उड़ गई थी। मेरे अंदर के शक पर मोहर लग गई थी। मानसी की उड़ी हुई रंगत देखकर वो परेशान हो उठी। कहने लगी, रियान, आयशा मेरी ही बेटी की तरह है। मैं कभी अपने बच्चों में और आयशा में फ़र्क नहीं करूँगी। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हुआ था, लेकिन मेरे लिए अभी एक खुलासा और भी बाकी था जिसने मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही खींच दी थी। एक बार मैं अलमारी खोलकर अपनी ऑफिस की फाइल रखने लगा तो वहाँ एक तस्वीर देखकर मुझे पूरा कमरा घूमता महसूस हुआ था। मैं पूरी तरह से चकरा गया था। मैंने अपना सर थामा और बेड पर गिर सा गया था। जब मेरे पापा का देहांत हुआ तब उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था। उस वक्त तक मेरी बहन की शादी हो गई थी और शादी के बाद वो कनाडा चली गई थी। हम दो भाई थे। मेरे बड़े भाई ने ही हमें संभाला था। मेरी माँ तो बेहाल सी हो गई थी, लेकिन भाई ही थे जिन्होंने हमें सहारा दिया था। 1 साल लगा था मेरी माँ को संभलने में। सारा खर्चा कुणाल भाई ही उठाते थे। माँ की इच्छा थी कि वो कुणाल भाई के लिए अपनी सहेली की बेटी को बहू बनाकर ले आएं, लेकिन कुणाल भाई ने साफ मना कर दिया। कहने लगे, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ मुझे वहीं एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। नतीजा ये निकला, भाई को हार माननी पड़ी और इस तरह माँ की बताई हुई लड़की से भाई की मंगनी हो गई। लेकिन मंगनी के बाद वो चुप चुप रहने लगे थे। उसके बाद वो ऑफिस के काम से अक्सर दूसरे शहर भी जाने लगे थे। एक बार ऑफिस के काम से ही वो जयपुर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। हमारे लिए ये खबर किसी कयामत से कम न थी। मेरी माँ तो 3 दिन तक बेहोश रही थी। लेकिन समय का काम है गुजरना, और समय गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक भी हो गया था। मुझे भाई की जगह पर नौकरी भी मिल गई थी। इस हादसे को अभी 6 महीने ही गुजरे थे कि ये खतों का सिलसिला शुरू हो गया था और अब भाई की तस्वीर मानसी के पास। भला मानसी के पास कैसे थी?
माँ ने तो भाई की सारी तस्वीरें अपने लॉकर में रख रखी थीं और जो तस्वीर मानसी के लॉकर से निकली थी, ऐसी कोई तस्वीर हमारे पास पहले मौजूद नहीं थी। अब तो मुझे पल भर को भी चैन नहीं मिल रहा था और जैसे ही मानसी कमरे में दाखिल हुई, मेरे हाथ में कुणाल भाई की तस्वीर देखकर बुरी तरह घबरा गई। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और वो तस्वीर उसके मुंह पर दे मारी। मैंने उसे कहा, अब तुम्हारा ड्रामा बहुत हो चुका, सच सच बताओ तुम कौन हो और मुझे पहले से खत क्यों लिखती थी, और उसके बाद अपनी नाजायज बच्ची भी मेरे पास छोड़ दी, और अब ये तस्वीर, मेरे भाई से तुम्हारा क्या संबंध है। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी थी, मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, कहने लगी, मेरी बहन रिया कुणाल के ऑफिस में काम करती थी। कुणाल और रिया दीदी आपस में मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन जब आपकी माँ राजी नहीं हुई तो उन्होंने आप लोगों को बताए बगैर ही शादी कर ली। हमारे घर में सबको ये बात मालूम थी। कुणाल दूसरे शहर जाने के बहाने रिया दीदी के साथ किराए के घर पर रहते थे। रिया दीदी ने ये बात ऑफिस में भी नहीं बताई थी। वो जिस ऑफिस में काम करती थीं, उसी में कुणाल जीजू भी काम करते थे, और जिस मीटिंग के लिए कुणाल जयपुर गए थे उसी समय रिया दीदी भी कुणाल के साथ ही थीं। कुणाल मौके पर ही दम तोड़ गए और रिया दीदी बेहोश हो गई थीं। होश में नहीं आई थीं। ये गम उन पर बहुत बड़ा था। कुछ ही समझते थे कि मालूम हुआ वो उम्मीद से हो गई है, लेकिन हर वक्त वो सोचते थे आपके भाई को याद करके जाती थी। लेकिन दीदी कहने लगी, मानसी मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरा बच्चा अपने असल खानदान के पास रहे, और इसलिए मैं आपको खत लिखती थी। पैसे भी मैंने ही आपको भेजे थे और आपकी प्रमोशन की खबर मेरी बहन को बॉस के मुंह से पता चल चुकी थी, इसलिए वो खबर एक दिन पहले आपको मैंने पहुंचा दी। फिर सरदर्द की चर्चा आपने अपनी कलीग की हैसियत से मेरी बहन से की थी, इसलिए उसने बुखार का कह दिया, क्योंकि आपके थके चेहरे से रिया दीदी अंदाजा लगा चुकी थी कि ये शुरुआती लक्षण है बुखार के। मानसी की बात सुनकर मुझे अपनी वो कलीग याद आई जो प्रेग्नेंट थी और कुछ ही महीने पहले एक बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। रिया की मौत पर पूरे ऑफिस को बहुत दुख हुआ था। मानसी ने अपनी बात जारी रखी, आगे कहने लगी कि मेरा रिश्ता आपके लिए एक प्लान के साथ ही भेजा गया था और किस्मत की बात यह थी कि स्वीकार भी हो गया। रिया दीदी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वो भगवान को प्यारी हो गई। 1 महीने तक आयशा को मैंने ही संभाला था। उसके बाद आपके खानदान के वारिस को आपके हवाले कर दिया। रियान, आप इस बात को अपनी माँ से मत कहना, वरना उनकी नज़र में आपके भाई के लिए शायद इज्जत कुछ कम हो जाए। हम आयशा को अपनी बेटी समझकर पालेंगे। ये आपके भाई और मेरी बहन की निशानी है। मानसी की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था? वो मेरा अपना खून थी, मेरे भाई की अपनी सगी औलाद थी। मैंने आयशा को अपनी गोद में भर लिया और उसे बेताबी से चूमने लगा। वो मेरा अपना ही खून थी, इसीलिए वो मुझे अपनी अपनी सी लगती थी। मेरी ये खुशी देखकर मानसी की आंखों से भी खुशी के आंसू छलक पड़े थे। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।